स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यू कनेक्शन में। मैं यथार्थ कोहली और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी की। जो लोग अभी 10th के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए थे और अभी वो पास आउट हो गए हैं अच्छे मार्क्स से, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। और अभी काफ़ी सारे लोगों ने ये डिसाइड भी कर लिया होगा कि उन्हें किस स्ट्रीम में ऑप्ट करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाना की सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि 11th में ज्योग्राफी का एक नया और एक यूनिक रूप देखने को हमें मिलेगा। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में फिज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ में कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं फिज़िकल, जैसे कि वेदरिंग हो गया या फिर अलग अलग तरह पे जैसे ग्लेशियर्स में कैसे लैंड फॉर्म्स होते हैं, रिवर साइड पे जाएंगे तो वहाँ कैसे हमें लैंड फॉर्म्स मिलेंगे और इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ और ये धीरे धीरे इवॉल्व कैसे कर रहे हैं और इनके पीछे क्या थ्योरीज किन किन जोग्राफर्स ने क्या या बाकी अदर फील्ड से भी किन किन स्कॉलर्स ने अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये हमें फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। तो फिज़िकल ज्योग्राफी यही कवर करता है। तो 11th में जो है ज्योग्राफी की 3 बुक्स हो जाती हैं। 3 बुक्स में से पहली है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, सेकेंड बुक है इंडिया की फिज़िकल एनवायरनमेंट और थर्ड है प्रैक्टिकल। तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है और इसलिए प्रैक्टिकल को भी इक्वल वेटेज दिया जाता है ज्योग्राफी में। तो आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th की फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एक हमें स्टोरी बताता है कि कैसे आज के हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, स्टार्स, यूनिवर्स, ये जितने भी हमारे स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए, उनके पीछे की स्टोरी क्या थी। बेसिकली किसी भी चीज़ को फॉर्म होने के लिए उसके पीछे का एक प्रोसेस होता है जो हमें जानना चाहिए। तो 11th की ज्योग्राफी का सबसे मेन चैप्टर और जहाँ पे हम रहते हैं, जो अर्थ है यानी जो हमारा एक प्लेस है, उसमें इतने सारे लैंड फॉर्म्स बने, एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ और आसपास स्टार्स हैं, सन है, इन सब का फॉर्मेशन कैसा हुआ। ये क्वेश्चन शायद हमें बचपन से एक हमारा फैसिनेशन था कि स्पेस में जाने का, तो ये क्वेश्चन भी उसी से लिंक्ड है और आज इसी क्वेश्चन के हम कुछ डाउट्स सॉल्व करेंगे जो आप शायद बचपन में ना कर पाए हों। तो लेट्स स्टार्ट। तो अर्थ के ओरिजिन में काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। अभी मैं जैसे बता रहा था कि अलग अलग फील्ड से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और वो उन्होंने अपने अपने तरीके से हमें बताया कि क्या होता है। तो ऐसे ही इसमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हमें फॉर्मेशन पता लगेगी, ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का। तो इसमें 2 तरह की थ्योरीज हमें पढ़नी है 11th में। थ्योरी जो फर्स्ट डिवीजन है उसे हम बोलते हैं अर्ली थ्योरीज। अर्ली का मतलब आप समझ गए होंगे कि टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ रहा है। और दूसरी तरह की थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी। तो इसमें जो है लेटेस्ट, अभी जो लेटेस्ट तो नहीं, यानी 20 सेंचुरी में जो हमें पता लगा, तो वो मॉडर्न थ्योरीज के अंडर कवर होगा। और अर्ली थ्योरीज में उससे पहले की 1800s एंड 1700s का टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अभी अर्ली थ्योरीज़ की। तो आप नोटबुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते रहिए जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे और साथ साथ में मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा। तो अर्ली थ्योरीज़ में हमें देखना है कि इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग फील्ड से अलग अलग स्कॉलर्स ने दी है। तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि इमैनुअल कांट, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। तो आप देख सकते हैं फिलॉसफी का कहीं भी सोशल साइंस से या साइंस की फील्ड से या स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब से कहीं लिंक नहीं होता, फिर भी इमैनुअल कांत ने अपने नॉलेज से इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने बताया कि आर्ग्यूमेंट एक दिया जिसको हमें बाद में रिवाइज़ किया, जो कि लैपलेस ने रिवाइज़ किया 1796 में। और 1796 अभी जैसे मैंने बताया अर्ली थ्योरी का पार्ट है ये। और 1796 में मैथमेटिशियन लैपलेस ने इसको रिवाइज़ किया और एक नया मॉडल पेश किया दुनिया के सामने। उस मॉडल को या उस थ्योरी का हम बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस।
अभी नेबुला एक बहुत ही यूनिक वर्ड आया है, आप बाद में पूछेंगे भी या एक कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर करता हूँ। नेबुला एक डिस्क होती है क्लाउड्स की, तो जिसमें लाइट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन तीनों को मिला के एक डस्ट का क्लाउड बनता है, तो वो डस्ट के क्लाउड को ही नेबुला बोला जाता है। ऐसे नेबुलर हाइपोथेसिस में एक आर्गुमेंट दिया गया था लैपलेस ने जब उसे रिवाइज किया था। तो यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन जो हुई थी वो उसे नेबुलर हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देता है कि, और वो हुई भी क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर डस्ट और हाइड्रोजन जो थे उन्होंने एक क्लाउड बना लिया था। ये क्लाउड जो निकला था सन के जो सोलर सरफेस है, जो सन के आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास के एरिया से एक डस्ट पार्टिकल निकल गया था, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया था। उन्होंने एक अपनी डिस्क बना ली थी और वो आसपास रिवॉल्व करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी इस पे भी क्रिटिसिज्म हुए और कुछ लोगों ने बोला कि ये गलत है, और उन्होंने एक नया आर्ग्यूमेंट इसमें दिया, और ये आर्ग्यूमेंट आया था 1900 में। ये थे चैम्बरलेन एंड मॉल्टन। इन्होंने मॉडिफाई किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, और उन्होंने बोला कि एक सिगार शेप्ड मटेरियल निकला सोलर सरफेस से, जिसकी काफ़ी हाई डेंसिटी थी और हाई ग्रेविटेशनल पुल था, तो उसकी वजह से वो सन के आसपास घूमने लग गया। तो यही हमें पता लगता है कि एक और जो फिलोसोफर था उसकी आइडियोलॉजी कुछ और कहती थी, फिर मैथमेटिशियन की आइडियोलॉजी कुछ और कहती थी, और लास्टली फिर 1900 में चैम्बरलेन और मॉल्टन ने मिलकर कुछ अलग ही थ्योरी दी। तो ये थ्योरी अलग अलग टाइम फ्रेम की है, तो नॉलेज का भी एक इन्फ्लुएंस इसमें आता है, एक फैक्टर, जो कि उस टाइम पे नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी। 1796 से 1900 में आते आते नॉलेज में भी काफ़ी चेंज हुआ होगा। तो उन्होंने एक नई थ्योरी हमें दी कि सिगार शेप्ड मटेरियल सेपरेट हुआ, जो एक डेंसर मटेरियल के साथ साथ हाई ग्रेविटेशनल पुल भी थी उसमें, और वो सन के आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, और उसे ही हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस रिवाइज हुई 1950 में, यानी 50 साल बाद, 1900 से 1950, 50 साल बाद। ओटो, ही वॉज फ्रॉम रशिया, एंड कार्ल विस्कार, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। इन दोनों ने मिलके दोबारा से आर्ग्यूमेंट दिया नेबुलर हाइपोथेसिस में कि जो सोलर नेबुला था, अभी मैंने नेबुला बताया, या फिर हम चैप्टर में इसे डिस्क भी पढ़ेंगे कहीं जगह, तो नेबुला हो या डिस्क हो आप कंफ्यूज मत होइए, एक ही बात है ये। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट अभी बताया था, और ये सन को सराउंड करती थी। अभी मैं सारी चीज़ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें थी, इनके पार्टिकल्स में आपस में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने से एक केवल डिस्क बनी, केवल क्लाउड्स की एक डिस्क बन गई, और जैसे जैसे लेयरिंग होनी स्टार्ट हुई उन डिस्क में, डेंसिटी के ऊपर डेंसिटी का वेरिएशन आया उन क्लाउड्स के डिस्क में, तो वो एक्यूमुलेट होने लग गई। सेम डेंसिटी की चीज़ें वो एक जगह एक्यूमुलेट होने लग गई। जैसे ये देखिए, अभी इसकी डेंसिटी मानते हैं कि हाई है, इसकी लो है, ठीक है। तो हाई वाली डेंसिटीज़ की गैसेस वो एक जगह इकट्ठी हो गई, लो वाली एक जगह इकट्ठी हो गई, उससे कम वाली एक जगह इकट्ठी हो गई। तो ऐसे ऐसे करते हुए सन के आसपास ये रिवॉल्व करना इन्होंने अपने अपने ऑर्बिट्स में स्टार्ट कर दिया। तो इसी को बोला गया कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है, और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन जो है इसी पे बेस्ड है। फिगर के थ्रू भी हम समझें तो ये पहले देखो, एक ये गैस का पूरा क्लाउड है, फिर ये वह हाइयर डेंसिटी का एक मॉलिक्यूल अंदर हो गया, बाहर बाकी डेंसिटीज़ की गैसेस आसपास सराउंडेड हैं और वो मूव कर रही हैं। फिर अंदर वाला क्लाउड जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया, और बाहर वाला भी धीरे 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 अपनी डेंसिटीज़ के हिसाब से शेप लेने लग गए और ऑर्बिट्स बनते गए। और इन्हीं में से जब कोलिजन हुआ तो ये छोटे छोटे हम पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये प्लैनेट्स का रूप लेने लग गए। और बाद में जो आज का प्रेजेंट सोलर सिस्टम हम देखते हैं वो यही है,
कि एक डिफाइंड ऑर्बिट में डिफाइंड डायमीटर डेंसिटी के साथ वो सन के अराउंड घूमते हैं। तो ये तो ख़त्म हुई हमारी अर्ली थ्योरीज। अभी कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी थी जो अभी लेटेस्ट स्टेज पे नॉलेज जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई, आसपास नई नई थ्योरीज आई और नॉलेज का इम्पैक्ट बढ़ा, तो काफ़ी लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया इसी सब्जेक्ट पे। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। अभी मॉडर्न थ्योरी जो थी केवल वो अर्थ और प्लैनेट्स पे फोकस नहीं करती थी कि अर्थ और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन क्या हुआ, वो पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे स्टडी करती थी कि हाउ डिड यूनिवर्स फॉर्म, कि यूनिवर्स ने कैसे जन्म लिया। यूनिवर्स में ही हम सारी चीज़ें हैं, ये प्लैनेट्स तो ये छोटा छोटा पार्ट हैं यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स जो कि इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें इतने सारे स्टार्स हैं, उन सब ने कैसे एक डिफाइंड फॉर्म लिया, तो यूनिवर्स का रोल कितना ज़्यादा है, ये मॉडर्न थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती हैं। तो मॉडर्न थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और इसका दूसरा नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अभी ये जो इनके प्रोपाउंडर थे वो थे एडविन हबल, 1920 में इन्होंने ये दी। तो मैंने जैसे बताया कि अभी पीछे हमने पढ़ा 1950 में नेबुलर हाइपोथेसिस का एक सबसे लेटेस्ट मॉडिफाइड वर्जन आया, पर उससे पहले, उससे 30 साल पहले ही 1920 में बिग बैंग थ्योरी आ चुकी थी। अब बिग बैंग थ्योरी ने ये आर्ग्यू किया कि गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, गैलेक्सीज का खुद का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में गैलेक्सीज के बीच में, यानी दो गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी यहाँ है और एक गैलेक्सी यहाँ है, तो इनके बीच में भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इनका खुद का साइज भी पहले इतना था, फिर बाद में वो कह रहे कि इतना हो गया, फिर बाद में इतना हो गया। एडविन हबल इस बात को सपोर्ट करते थे। तो इस बात में इतनी ज़्यादा सच्चाई हमें देखने को नहीं मिलती, तो उन्होंने एक बलून के एग्जांपल से भी समझाया कि अगर बलून पे हम डॉट्स लगाएं और जैसे जैसे बलून को हम फुलाएंगे, इन्फ्लेट करेंगे, तो बलून में जो डॉट्स होंगे वो भी, उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा और उन डॉट्स का भी साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट से ये थ्योरी पेश की। और अभी बिग बैंग थ्योरी जब उन्होंने दी तो काफ़ी सारी उसमें स्टेजेस भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो बता रही थी कि गैलेक्सीज ने कैसे जन्म लिया, गैलेक्सीज आर अ इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो गैलेक्सीज के फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया कि ताकि यूनिवर्स का फॉर्मेशन अच्छे से हम समझ पाएँ। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि देखो पहले गैलेक्सीज यहाँ पे थी, फिर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता गया। ये देखिए, ये डिस्टेंस पहले ये आसपास बिल्कुल इकट्ठे ही थे, फिर डिस्टेंस इंक्रीज होता गया और फिर लास्ट में और डिस्टेंस इंक्रीज होता गया। तो यही वो बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वो स्टेज 1 में बताते हैं कि जितना भी मैटर था यूनिवर्स का, वो एक छोटी सी टाइनी बॉल में, मतलब टाइनी बॉल यानी ये इतनी छोटी सी बॉल में वो सीमित था, वो केवल इतनी सी छोटी सी बॉल में समाया हुआ था पूरा मैटर। और वो उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि वो उस बॉल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब मेजरेबल नहीं था, डेंसिटी भी मेजरेबल नहीं थी, और वॉल्यूम तो ना के बराबर, मतलब कि एटम से भी छोटा था। एटम भी बाद में फॉर्म हुआ, वो उस बॉल का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था। अब सेकंड स्टेज में वो बोलते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन हुआ, और बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन था और बहुत तेज़ी से एक्सप्लोजन हुआ। तो इससे पता लगा कि फॉर्मेशन कैसे हुआ एटम का। जब एक्सप्लोजन हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, जो भी मैटर था वो अलग अलग हो गया, और शुरू के एक्सप्लोजन के पहले ही 3 मिनट में इतना ज़्यादा रैपिड एक्सप्लोजन था, वायलेंट एक्सप्लोजन था, तो फर्स्ट एटम आया। अब 10th में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, यानी सभी ने पढ़ी है केमिस्ट्री, पर जो भी था, एक हमें पता होगा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट मैटर है जो कि ह्यूमन को अभी तक नोन है, उससे छोटा किसी को नहीं पता। पर बिग बैंग थ्योरी इसको नकारती है, उसे बोलती है कि एटम से पहले भी एक टाइनी बॉल थी जिससे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि वो टेम्परेचर मेजरेबल नहीं था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी,
और वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल थी। तो एटम भी तब हुआ जब इस छोटे से बॉल का एक्सप्लोजन हुआ और पहले 3 मिनट में एटम फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी स्लो होती गई और पहले एटम के बाद तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया, यानी 4500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो ये देख सकते हैं कि पहले एटम के फॉर्मेशन के बाद टेम्परेचर में कितना ज़्यादा गिराव आ गया। इससे हम देख सकते हैं कि आगे की जितनी भी प्रोसेस रही होंगी गैलेक्सीज़ के फॉर्मेशन या स्टार्स के फॉर्मेशन की, वो बहुत धीरे धीरे हुई होंगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई होंगी। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद एक यूनिवर्स जो था ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी ये नेबुलर हाइपोथेसिस बिग बैंग थियरी यहीं पे अभी कंप्लीट होती है। इसकी स्टेजेस यही थी कि यूनिवर्स लास्ट में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो कि आज भी हम देख पा रहे हैं। यूनिवर्स अभी ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और ऐसे ही वो क्यों हुआ उसके पीछे के रीजंस हमें एडविन हबल ने अपनी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बताए। अभी मॉडर्न थ्योरी में एक सेकेंड भी थ्योरी होती है, जैसे उसमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हुए थे। इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं हुए, पर एक नया ही कॉन्सेप्ट निकल के आया। वो था कि हॉयल ने बोला था कि यूनिवर्स में जो डेंसिटी है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा। यूनिवर्स उसकी डेंसिटीज एक जैसी है, एक टाइम पर एक जैसी है, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है जितनी कि हबल ने अपनी थ्योरी में बताया था। तो हॉयल ने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, बिल्कुल ऑपोजिट, उसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट मॉडल फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इसका गैलेक्सीज का साइज इंक्रीज हो रहा है, पर वो कह रहा है कि डेंसिटी वो सेम ही है, डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। पर हबल ने जो बोला था कि डेंसिटीज भी इंक्रीज हो रही है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है और सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है। पर स्टेडी स्टेट में इसको बोला गया कि ये चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल नहीं है डेंसिटी, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंट ही है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो थ्योरीज हमारी यहीं ख़त्म होती हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो हमें पढ़ना है कि स्टार्स कैसे फॉर्म हुए। स्टार्स हमने देखे होंगे अपने स्काई में कि स्टार्स होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब रात को ऊपर हम देखें छत पे जाके या बालकनी से खड़े होके, तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो वो भी फॉर्म हुए, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न था। तो वही रीजंस अभी हम इसमें समझेंगे कि वो कैसे फॉर्म हुए, क्यों फॉर्म हुए, क्या रीज़न था। जैसे कि अभी प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में हमने समझा। तो स्टार्स के फॉर्मेशन के टाइम बताया जाता है कि मैटर और एनर्जी दोनों ही इवन नहीं थे, यानी बराबर नहीं थे। मैटर भी अलग था, मतलब वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, और एनर्जी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। जब ये बात हो रही है जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि जब फर्स्ट एटम हुआ और एटॉमिक मैटर बनना स्टार्ट हो गया, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो उसके बाद जो यूनिवर्स बना, जो बहुत ही एक अर्ली यूनिवर्स हम बोलते हैं, रॉ सा यूनिवर्स था, उसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। तो इसी डिफरेंस की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल का भी डिफरेंस आएगा, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में स्टडी भी किया है। तो अब जब ग्रेविटी अलग अलग होंगी तो अलग अलग तरह के मैटर को अट्रैक्ट करेंगी वो अपनी तरफ। जैसे ये हाई डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने से कम डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट को ही तो अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इससे बड़ा कोई हाईएस्ट डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट आएगा, वो कैसे, उसको तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उतनी ग्रेविटेशनल पुल इसकी स्ट्रांग नहीं है, तो ये अपने से छोटे वाले मैटर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वही ये बता रहे हैं कि डेंसिटी अलग अलग होने से ग्रेविटेशनल पुल अलग हो गई, और उसी से एक तरह की ग्रेविटी एक जगह पे इकट्ठी हो गई, एक तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी मैटर था वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, वो उसने एक तरह का अपना डिज़ाइन, अपनी शेप बना ली, और वहाँ पर वो मैटर अट्रैक्ट होता गया।
तो इसी से क्या हुआ, गैलेक्सीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है गैलेक्सीज़ के फॉर्मेशन के ऊपर। अब मेन बात आती है कि गैलेक्सीज़ हैं क्या, व्हाट आर दी गैलेक्सीज़। अभी कोई डाउट ना रहे तो इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ कि गैलेक्सीज़ ऐसी हैं क्या, कि काफ़ी ज़्यादा उनका रोल है। अभी जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स में भी बहुत ज़्यादा उनका इंटीग्रल रोल है, पिवटल रोल है। तो गैलेक्सीज़ हैं क्या, सबसे पहले तो गैलेक्सीज़ का डिस्टेंस देखो, वो कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रीजन बोल सकते हैं यूनिवर्स में, जो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, बहुत वास्ट है उसका डिस्टेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर, गैलेक्सी के अंदर ही स्टार्स आते हैं। इट कंटेन्स अनकाउंटेबल स्टार्स। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार्स आते हैं, तो इसलिए गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। अब जैसे डिस्टेंस की बात की, तो डिस्टेंस बड़ा है तो कितना ज़्यादा है, तो वो भी बताया हुआ है। इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो डायामीटर में 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स। अब एक नई टर्म आ गई यहाँ तो, लाइट ईयर्स। अब आप बोलेंगे कि लाइट ईयर्स क्या है, तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, तो डरने की बात नहीं है। लाइट ईयर्स एक डिस्टेंस का मेजर है, जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, ऐसे लाइट ईयर्स स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करने की बात करता है। अब कैसे इसको मेजर किया जाए, इसको मेजर करने का एक सिंपल तरीका है कि ये देखता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यानी अगर एक लाइट ईयर की बात हो रही है तो यानी वो किलोमीटर्स में इतना डिस्टेंस है। तो ऐसे ही अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैथ्स में अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं भी है तो कैलकुलेटर लेके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डायमीटर होगा, अगर किलोमीटर्स में आपको जानना है तो अभी ये तो हो गई कि गैलेक्सीज़ कैसे फॉर्म हुए और गैलेक्सीज़ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, पर अभी भी एक क्वेश्चन रह गया कि स्टार्स कैसे फॉर्म हुए। तो स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, स्टार्स के फॉर्मेशन में भी कुछ स्टेजेस थी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि गैलेक्सीज जो थी तब फॉर्म हुए जब हाइड्रोजन एक जगह पर अट्रैक्ट होने लग गए, एक्यूमुलेट होने लग गए, अक्रीट होने लग गए। तो जैसे मैंने बताया कि एक तरह के डेंसिटी के मटेरियल्स एक जगह पे इकट्ठे होने लग गए। अब वो बहुत सारे मैटर थे, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हो सकता इतने बड़े रीजन में भी एक तरह के डेंसिटी के मैटर इकट्ठे होने लग गए। ये जैसे बोल सकते हैं कि एक तरह के डेंसिटी के मैटर, हाई डेंसिटी के मैटर, ये पूरा है। तो ये एक गैलेक्सी बन गई और इसी लार्ज क्लाउड को उन्होंने बोला कि ये नेबुला होता है, जो मैं अभी नेबुला का आपका डाउट अभी पीछे हमने क्लियर किया साथ में। तो वो बोल रहे कि जैसे जैसे नेबुला बड़ा होता गया, इंक्रीज करता गया अपने साइज में, ये गैलेक्सीज धीरे 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 धीरे, ये क्लाउड जो है धीरे 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 इंक्रीज करता गया अपने साइज में। तो हाइड्रोजन थी वो रिलीज हो गई, अपनी जगह से रिलीज होने स्टार्ट हुई हल्की हल्की, और इन्होंने गैसेस का एक छोटा सा एक पार्टिकल बना लिया। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कि सूप डालते हैं, कुछ पाउडर डालते हैं पानी में तो कुछ गांठ बन जाती है, तो वही चीज़ गैसेस का एक छोटा सा झुंड सा बन गया एक जगह पे जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इसी क्लम्प्स से कुछ डेंसर बॉडीज़ बनती गई, यानी वो जो गैस बनी उसमें भी वेरिएशन थी कुछ डेंसिटी की। तो एक तरह की डेंसिटी वाली एक जगह इकट्ठी हो गई, वो उसने एक स्टार बना लिया, बाकी जो कम डेंसिटी वाली थी वो एक जगह पे हो गई। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे जिसकी डेंसिटी की गैस जहाँ पे मिल रही थी वो उसने वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट किया, और वहीं पे उन्होंने अपनी तरह के बॉडीज़ बनाई जिसे हम डेंसर बॉडीज़ बोलते हैं, और लेमैन की लैंग्वेज में स्टार्स भी बोलते हैं। तो ये तो पूरी कहानी हो गई। अभी तक हमने स्टार्स की कहानी सुन ली, अभी हमने प्लैनेट्स की बात सुन ली, और यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुए, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो अभी बात आती है कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वो अर्थ है, वो भी एक प्लैनेट है। तो अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, और अर्थ के साथ साथ बाकी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में
वो कैसे फॉर्म हुए। तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें से हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट्स आते हैं। ऐसे कितनी गैलेक्सीज हैं और वहाँ पे भी सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स मिलते हैं। ये अगर अर्थ है यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी में, तो और वीनस है, मार्स है, तो ऐसे ही सेम तरह के प्लैनेट्स किसी और गैलेक्सीज में भी होंगे। वो अननेम्ड हैं, एक्सप्लोर नहीं किया है उनके बारे में, क्योंकि लाइट ईयर ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रैवल नहीं हुआ है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। तो प्लैनेट्स का भी ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन था वो स्टेजेस में ही था। जैसे यूनिवर्स की हमने स्टेजेस पढ़ी ना फॉर्मेशन की, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस में, बिग बैंग थ्योरी में, वैसे यूनिवर्स जैसे फॉर्म हुआ वैसे ही प्लैनेट्स भी स्टेजेस में धीरे 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 करके आज जो शेप हमें दिख रही है ये प्लैनेट की, राउंड है या आसपास सैटर्न के आसपास रिंग्स हैं, वो क्यों हुए? क्योंकि वो ग्रेजुअली ऐसे ऐसे शेप लेते गए हैं और ऐसे ऐसे उनके फीचर्स अलग अलग हैं, उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो स्टेजेस क्या क्या हैं ये अभी हम पढ़ते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा कि स्टार जो थे वो लम्स थे, उनमें गैसेस एक तरह की इकट्ठी हो गई। वो स्टार्स मतलब कि बेसिकली उनमें गैसेस ही हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो डेंस ज़्यादा हैं, क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज़ की वो उनमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, अलग अलग गैसेज हैं, अलग अलग डेंसिटीज़ की गैसेज हैं, तो वो वहाँ पर लम्स बन गए उनके। तो स्टार्स का यही था। तो इन्हीं के लम्स की वजह से वहाँ पर एक वेरिएशन क्रिएट हुआ। उस वेरिएशन ने क्या किया, एक बीच में कोर बना दिया, कोर यानी सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज हुई, स्टार से कुछ गैसेस, तो एक जगह पे आके ग्रेविटेशनल पुल में जब डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया, ये स्टार ने जैसे कुछ अलग अपना ग्रेविटेशनल पुल है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, तो इसी वजह से वहाँ पे कोर का डेवलपमेंट, कोर यानी कि एक सेंटर पॉइंट जिसके अराउंड बाकी चीज़ें घूमती हैं, तो वो ही एक कोर का डेवलपमेंट हुआ। उस कोर को गैस क्लाउड भी बोलते हैं हम, जो गैस क्लाउड हम पीछे पढ़ते आए, तो वही ये गैस क्लाउड एक दोबारा फॉर्म हुआ। अब इसके अराउंड, इसी गैस क्लाउड के अराउंड एक डिस्क घूमने लग गई, जो यहाँ से डेंसिटी इसका वेरिएशन की वजह से एक डिस्क घूमने लग गई। अब डिस्क आप पूछोगे दोबारा क्या है डिस्क, अब डिस्क में फिर वही चीज़ें हैं, गैस हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि अर्ली यूनिवर्स में भी थे। तो ठीक है, ये है स्टेज 1। अभी स्टेज 2 में जब जाएंगे तो स्टेज 2 में हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली यही गैस क्लाउड यानी ये गैस क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। कंडेंस यानी कि अपनी फॉर्म चेंज करने लगा। अभी जैसे गैसियस फॉर्म में कंडेंस होके वो किसी और फॉर्म में चला गया, ठीक है, कंडेंस हो गया थोड़ा, यानी हार्ड हो गया, ठीक है। अभी जब कंडेंस हुआ तो मैटर भी चेंज होगा, जो अभी मैंने बताया कि उसने मैटर अपना चेंज किया। इसके अराउंड जो मैटर था वो भी चेंज होना स्टार्ट हुआ। जब कंडेंसेशन लगेगा तो वो सारी जगह पे इफेक्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक कोर पे ही इफेक्ट करे, तो उसने सारी जगह पे इफेक्ट करना स्टार्ट किया। और एक कोहेशन प्रोसेस वहाँ पे हुआ। कोहेशन प्रोसेस होता है कि एक तरह के पार्टिकल्स यानी एक तरह के एटम्स वो अट्रैक्ट हुए और उन्हीं से छोटे 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 पार्टिकल्स बन गए। यहाँ पे जब कोहेशन हुए, एक तरह के डेंसिटी थी कुछ जगह, तो एक तरह के पार्टिकल्स कोलाइड हुए यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क में कंडेंसेशन होने के बाद, तो वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए और उन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं प्लांटेसिमल्स बोलते हैं। और इन प्लांटेसिमल्स में एक खूबी थी कि इनका ग्रेविटेशनल पुल एक था, क्योंकि अब डेंसिटी एक हो चुकी थी इन लोगों की। तो इसी एक सेम डेंसिटी की वजह से जो भी मटेरियल उनके अंदर था, यानी कि मटेरियल आपने अभी पढ़ा कि गैस और डस्ट थी, वो एक साथ चिपकी रही। वो ये नहीं हुई कि वो भी अलग हो गई, वो भी अपना कहीं अलग कहीं रोटेट कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, वो एक ही साथ रही। और इसी वजह से हम प्लैनेट्स का ये आज स्ट्रक्चर देख पाते हैं, क्योंकि सेम डेंसिटी रही है और वो एक ही तरह के मटेरियल थे। तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं हुए और वो एक साथ चिपके रहे, एक साथ एक यूनिट की तरह रहे, और इसलिए आज वो उनका ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब ये लास्ट स्टेज में बोल रहा है कि जब ये बड़े छोटे जो
प्लैनेटेसिमल्स थे, जब ये कोलाइड हुए, छोटे छोटे थे, ये आपस में कोलाइड हुए तो इन्होंने एक बड़ा फॉर्म ले लिया। अभी जैसे ये छोटे छोटे हैं, ये हैं छोटे, अभी सेम तरह की इनमें डेंसिटी है, तो ये दोनों अगर एक तरह अट्रैक्ट हुए तो इन्होंने ये बड़ा रूप ले लिया। ऐसे ही काफ़ी सारे प्लैनेट्स मतलब प्लैनेटेसिमल्स थे, उन्होंने भी अपना बड़ा रूप ले लिया। तो धीरे धीरे करके जब ये लार्ज बन गए यानी बड़े हो गए प्लैनेटेसिमल्स, तो इनके अंदर दोबारा एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। और एक्यूमुलेशन होने के बाद फिर ये लार्ज बॉडीज़ बने जो कि आज के प्रेजेंट प्लैनेट्स हैं। यानी कि ये प्लैनेट्स पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, बाद में धीरे 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 अलग अलग कोहेशन के प्रोसेस से ये अट्रैक्ट हुए एक तरफ, और इन्होंने अपना साइज इंक्रीज किया, और उसके बाद में जब अट्रैक्ट हुए तो आज का हमें प्रेजेंट जो प्लैनेट देखते हैं हम, वो ये प्लैनेट इसीलिए है क्योंकि उनके बीच में कोहेशन प्रोसेस लगातार चलता रहा। तो यही प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की कहानी थी, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, अभी चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आएगा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो प्लैनेट्स हैं और बाकी प्लैनेट्स का जो भी अभी स्ट्रक्चर है, डायमीटर है और फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। और अर्थ में जो हम देखते हैं कि लाइफ सबसे ज़्यादा है, वाटर सबसे ज़्यादा है और बाकी जगह पे नहीं है, वो क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो अभी इसलिए अभी आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। तो अभी हम बाद में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और आप तब तक इन वीडियोस को देख के अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ फीडबैक देना हो तो वो भी ज़रूर दीजिए। we'll try to figure out our mistakes and we'll try to correct every time we upload a new video. So thank you very much for listening to my lecture.